कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एमआर अकेडमी। आज हम लोग अपने बिहार के जो ज़िले की स्पेशल सीरीज चल रही थी उसका आज लास्ट टॉपिक है। आज हम लोग कुछ ज़िलों को पढ़ेंगे। इसके साथ ही क्या होगा, हमारे जो बिहार के जितने भी ज़िले से जो संबंधित फैक्ट्स थे वो सभी क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप अगर इससे पहले वाले वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा और उन सभी वीडियोस को आप देखिए। इससे क्या होगा कि आप सभी ज़िलों के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं उन सभी ज़िलों को आप बेहतर ढंग से समझ पाओगे। और ये सारे सवाल जो होते हैं आपके किसी न किसी एग्जाम्स में बिहार से संबंधित पूछे जाते हैं। तो आप जाइए उन सभी प्लेलिस्ट में उन सभी चीज़ों को आप देखिएगा। आज हम जिस ज़िले को सबसे पहले पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है, रोहतास। रोहतास से संबंधित क्या क्या फैक्ट्स जो हैं आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले इसका जो नाम लिया गया है वो लिया गया है रोहित अश्वा के नाम से, जो कौन थे, तो राजा हरिश्चंद्र के क्या हैं, पुत्र हैं। उनके नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ता है, रोहतास पड़ता है। और यहाँ पे आपको दो पैरेलल ब्रिजेस देखने को मिलेगा। पैरेलल ब्रिज जो है और वो भी किस नदी पर है, वो सोन नदी पर बनाया गया है। दो पैरेलल ब्रिज, इससे सवाल पूछने की संभावना है। पहला है जवाहर सेतु जो सड़क मार्ग के लिए बनाया गया था और दूसरा है नेहरू सेतु जो रेल मार्ग के लिए बनाया गया था। तो ये दो प्रमुख ब्रिज हैं और इन्हें हम लोग पैरेलल ब्रिज के भी नाम से जानते हैं। तो सवाल आपसे पूछ सकता है कि नेहरू सेतु जो है वो किस नदी पर बनाया गया है, तो आप यहाँ पे क्या बताओगे, सोन नदी के ऊपर बनाया गया। दूसरा, राइस बॉल ऑफ बिहार, बिहार का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, चावल का कटोरा जो है वो भी किसे कहा जाएगा, रोहतास जिले को। अच्छा, इसमें अगर आप देखोगे तो बिहार में गेहूं का भी जो सर्वाधिक उत्पादन होता है, बिहार के अंदर अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन जो होता है वो सबसे अधिक होता है, तो भी आप किनका नाम लोगे, तो भी किनका नाम आएगा, रोहतास का। ठीक, इसके बाद अगर एक सवाल इससे और पूछा जाता है कि बिहार का वह कौन सा जिला है जहाँ शिक्षा की दर सबसे अधिक है, लिटरेसी रेट जो होता है वो सबसे अधिक कहाँ का है, तो वो भी कौन सा होगा, रोहतास। चाहे पुरुषों की बात कर लीजिए या महिलाओं की बात कर लीजिए, दोनों सबसे ज़्यादा अगर आपको शिक्षित कोई किसी ज़िले के अंदर दिखेंगे तो वो कौन सा होगा, रोहतास। इसमें पटना टिक मत कर दीजिएगा। ये जो होता है दोनों, चाहे महिला की बात की जाए या इसमें आपके पुरुष की बात की जाए, दोनों मामलों में ये अव्वल स्थान पर है। और अगर बिहार में भी पूछा जाए कि बिहार के किस ज़िले में साक्षरता दर सबसे अधिक देखने को मिलता है, तो भी आप क्या बता सकते हो, रोहतास। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे वही पॉइंट है, एक जगह है डालमिया नगर जो कि भारत की, बिहार इंडिया की क्या बोली जाती है, सबसे पुरानी इंडस्ट्रियल सिटीज़ थी। तो डालमिया नगर भी आपका कहाँ पर मिलेगा, डालमिया नगर को भी रोहतास में देखने को मिलता है। दूसरा, शेरशाह सूरी का जो मकबरा है, ये जो आप यहाँ पे टॉम देख पा रहे होगे ना, ये मकबरा, ये क्या है, ये शेरशाह सूरी का मकबरा है। और ये भी कहाँ पर है आपको, ये भी आपको सहरसा रोहतास ज़िले में देखने को मिलेगा। और रोहतास में भी कहाँ पे, तो ये सासाराम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत इनके बारे में फैक्ट समझते हैं। शेरशाह सूरी जो होते हैं ना, 1540 ईस्वी में क्या करते हैं, सूर वंश की स्थापना करते हैं। बट ये बहुत लंबे समय तक ये संभाल नहीं पाएंगे गद्दी को, और इन्होंने इनकी जो मृत्यु होती है वो कब हो जाती है, 1545 में। और 1555 आते आते जो होता है, हुमायूं जो होगा वापस से सूरवंश को हटा देगा और 1555 तक ही जो होता है वो सूरवंश चल पाता है। तो 1540 से लेकर 1545 तक सूरवंश चलेगा। शेरशाह सूरी के द्वारा एक बिहार के अंदर एक सड़क मार्ग भी बनाया जाता है जो कोलकाता से लेकर उस वक्त पे दिल्ली तक को जाता था। उसे हम लोग आज के समय बोलते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, या इसे अगर आपसे पूछा जाए तो ये नेशनल हाईवे 2 भी है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कौन सा हो गया, ग्रैंड ट्रंक रोड। और ये भी किन के द्वारा बनाया गया था, ये शेरशाह सूरी जी के द्वारा ही बनाया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि भी मिलती है, तो शेर खां की जो उपाधि दी गई थी वो किन के द्वारा दिया गया था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अगला है, ये है रोहतासगढ़। रोहतासगढ़ जो है वो हरिश्चंद्र के द्वारा बनाया गया था, जो किस वंश से संबंधित है, सूर्या वंश से संबंधित होते हैं। तो इससे सवाल पूछने की संभावना कम है। राइस वॉल से सवाल पूछा जा सकता है, शिक्षा दर से सवाल पूछा जा सकता है, शेरशाह सूरी से सवाल पूछने की संभावना अधिक है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। अब अगर हम अगले ज़िले की ओर चलें तो अगला जो ज़िला हमें पढ़ना है वो है हमारा समस्तीपुर। अगला ज़िला हमारा कौन सा है, समस्तीपुर। तो समस्तीपुर से इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, तो देखिए, दरभंगा इंक्लूडिंग समस्तीपुर। दरभंगा और समस्तीपुर जब अलग नहीं थे, दोनों साथ में थे, तो एक ओइन 12 डायनेस्टीज थी। ओइन
वारा वंश। ओयिनवारा वंश के द्वारा क्या किया जाता है, इस शासन व्यवस्था चलाया जाता है। और इसको संस्थापन करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे कमेशवारा ठाकुर। तो इनके द्वारा क्या किया गया था, इस वंश की, ओयिनवारा वंश की स्थापना की गई थी। तो आपसे सवाल अगर एक बार पूछा भी गया इस पर कि ओयिनवारा जो डायनेस्टीज़ है वो आज के किस जिले में है, तो समस्तीपुर में है और दरभंगा में है। उस वक्त पे ये दोनों क्या हुआ करते थे, एक हुआ करते थे। ठीक है, आज का जो मॉडर्न समस्तीपुर है वो किनके द्वारा बनाया गया था, तो हाजी शमसुद्दीन इलियास, जो कहाँ के रहने वाले थे, बंगाल के रहने वाले थे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। जूट मिल आपको एक देखने को कहाँ मिल रहा है, समस्तीपुर में। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना सबसे ज़्यादा बिहार में जूट मिल जो है वो किस ज़िले में है। तो सबसे ज़्यादा जो जूट मिल मिलता है वो किस ज़िले में मिलता है, बिहार के पूर्णिया ज़िले में। उसके बाद रेलवे वैगन व्हील फैक्ट्री, रेलवे का जो पहिया बनाने का कारखाना है वो भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, समस्तीपुर में। शुगर, एक चीनी मिल भी है कहाँ पर, हसनपुर के अंदर। और इससे सवाल पूछा जाता है, राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, ये कहाँ पर है। और ये कई बार सवाल आपके बीपीएससी में पूछा गया। और इसकी स्थापना कब होती है, 1903 ईस्वी में। और ये बिहार के किस जिले में होगा, समस्तीपुर में होगा। उसके बाद कुंडलेश्वर स्थान, जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक प्रतीक होता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक है विद्यापति नगर, जो कि मैथिली जो संत हुए थे विद्यापति जी, उनके नाम पे बनाया गया था। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है जो आप याद रख सकते हो, राजेंद्र नगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी याद रखना है। पूसा कहाँ पर है, 1903 में बनाया गया था। और दूसरा सवाल इसमें पूछा जाता है, ओयिनवारा वंश जो है, ओयिनवारा वंश का संबंध बिहार के किन किन जिलों से है, तो आप इसे इस फैक्ट में याद रख सकते हो। अगला जो जिला हमें पढ़ना है उसके बारे में देखते हैं। अगला जो जिला हमें पढ़ना है वो है हमारा सारण। सारण से आप एक पॉइंट याद रख सकते हो, देखिए चिरांद। आप सभी लोग जानते हो कि इतिहास को हम लोग कई भागों में बांटते हैं, ठीक है। इतिहास को कई भागों में बांटने का रीज़न क्या है, एक तो आपने सुना होगा प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, फिर एक होता है मध्य इतिहास, फिर होता है आधुनिक इतिहास। भारतीय इतिहास को मुख्य रूप से इन्हीं भागों में बांटते हैं। प्राचीन इतिहास को भी अगर देखोगे तो 3 पार्ट में बांटा जाता है। पाषाण युग को भी, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। उसके बाद अगर आप देखते हो तो जो नियोलिथिक एज होता है, जिसको नव पाषाण काल बोलते हैं। तो नियोलिथिक कल्चर का जो होता है, जिसे नव पाषाण काल आप बोल रहे हो, नव पाषाण काल, इसके जो साक्ष्य हमें मिलते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, चिरांद में मिलते हैं। और ये किस जगह पर है, बिहार के सारण जिले में है। यहाँ से हमें बहुत सारी पोट्री मिली है, मतलब बर्तन वगैरह जो हैं वो देखने को मिले हैं। उसके बाद अगर देखोगे तो एक जगह है सिताब दियारा, इससे सवाल आपको पूछा गया है काफ़ी सारे बार। और सिताब दियारा किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, तो जयप्रकाश नारायण जो हैं, जयप्रकाश नारायण को एक और संज्ञा दी जाती है जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, लोकनायक। लोकनायक किन्हें बोला जाता है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को। और उनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ पर है, सिताब दियारा में है। और ये भी कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सारण में। इसके बाद अगर चलेंगे तो रेल व्हील एंड लोकोमोटिव फैक्ट्री भी कहाँ पे आपको मिलेगा, ये भी आपको सारण में मिलेगा। और इससे सवाल पूछा जाता है कि बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला अगर आपने ना दिया होगा तो एक हरिहर मेला आपने सुना होगा। हरिहर मेला को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पशु मेला ही बोलते हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है जो कहाँ पे आयोजित किया जाता है, बिहार के सोनपुर में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। अब अगर अगले ज़िले की ओर चलें तो अगला जो ज़िला हमें पढ़ना है वो है हमारा सिवान। और सिवान से संबंधित है भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, उनका संबंध भी है। तो देखिए अगर आप देखोगे तो महात्मा गांधी ड्यूरिंग चंपारण वो कहाँ पे आते हैं, जीरादेई। और जीरादेई जो है वो किनका स्थान होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। अब हम लोग थोड़ा सा राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में समझ लेते हैं। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष की बात करेंगे तो संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष भी किन्हें बनाया गया था, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। अगर आपसे इसमें डेट पूछा जाएगा तो आप डेट याद रख सकते हो, 11 दिसंबर 1946। तो इनको जब अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया होगा तो इनसे पहले भी कोई ना कोई व्यक्ति होंगे जो अस्थाई अध्यक्ष रहे होंगे। अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो क्या थे, अस्थाई अध्यक्ष थे। और इनको अस्थाई अध्यक्ष कब बनाया जाता है, 9 दिसंबर
46 ईस्वी को इनको बनाया जाता है। जेरादेई जो है वो किनका स्थान है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, जो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? सिवान जिले के अंदर। और अगर आप देखोगे तो पंचमुखी शिवलिंग, आपको पंचमुखी शिवलिंग, ये जो फोटो में आप देख पा रहे होगे, पंचमुखी शिवलिंग जो है वो भी कहाँ पर है? वो भी आपका सिवान जिले के अंदर होगा। पढ़ना है वो है हमारा सुपौल। सुपौल अगर आप देखोगे ना तो इंडिया नेपाल बॉर्डर के भी पड़ता है। इंडिया नेपाल बॉर्डर, अच्छा आप याद बताना, एक सवाल का आप जवाब देना। गेटवे ऑफ नेपाल, गेटवे ऑफ नेपाल बिहार के किस ज़िले में मौजूद है? तो आप यहाँ से याद रख सकते हो, ईस्ट चंपारण। ईस्ट चंपारण जब मैंने आपको ज़िला पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको ये बातें बताई थी। गेटवे ऑफ नेपाल किसे बोला जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। अब देखो अगला है विलियम हाई स्कूल, जिसकी स्थापना 1914 ईस्वी में की गई थी और माना जाता है कि बिहार का सबसे पुराना स्कूल भी जो है वो कौन सा है? विलियम हाई स्कूल ही है, ठीक है। इसके अलावा विरचा इंटरनेशनल स्कूल है, जो लगभग 1500 से ज़्यादा क्या करते हैं? कोर्सेज़ को ये चलाती हैं। इसमें ज़्यादातर जो होंगे वो मेडिकल से रिलेटेड क्या होते हैं? कोर्स चलाए जाते हैं। मेडिकल से रिलेटेड कोर्स जैसे एएनएम हो गया, जीएनएम हो गया, पारा मेडिकल के जितने भी कोर्सेज होते हैं, ड्रेसर हो गए, इन सभी को, तो इस मामले में 1500 से अधिक कोर्सेज को इनके द्वारा कराया जाता है, ये इनके द्वारा। अगला कपिलेश्वर स्थान मंदिर जो है वो भी कहाँ पर है? वो भी आपका किस ज़िले में मिलेगा? सुपौल ज़िले में। पढ़ना है वो हमारा कौन सा ज़िला है? वो ज़िला है हमारा वैशाली ज़िला, वैशाली डिस्ट्रिक्ट के बारे में। वैशाली ज़िला से रिलेटेड पहला ही सवाल आपसे पूछा जाता है, वैशाली जो है दुनिया का पहला लोकतांत्रिक राज्य माना जाता है, तो दुनिया का पहला लोकतंत्र जो है वो कहाँ पे स्थापित हुआ? वो आपका वैशाली में स्थापित होता है। दूसरे पॉइंट की अगर चलें तो द्वितीय बुद्धिस्ट काउंसिल जो होती है, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, वो भी आपको कहाँ आयोजित की गई थी? वो भी आपका वैशाली में ही, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट और हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम बौद्ध संगीति ये कहाँ आयोजित हुई थी, तो ये आप बता सकते हो राजगीर के अंदर। सेकेंड वाला कहाँ पे हुआ है? सेकेंड जो है वो आपके वैशाली ज़िले के अंदर होता है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कहाँ पे आयोजित हुई थी? वो पाटलिपुत्र के अंदर होती है, पाटलिपुत्र अशोका के समय। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो होता है वो आपका कहाँ पे होता है? कश्मीर के अंदर। तो ये चारों हैं, चारों से इम्पोर्टेंट सवाल आपसे पूछे जाते हैं, इन चारों को आप इसमें ध्यान में रखोगे। इसके बाद अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर एक शांति स्तूप भी बनाया गया है। शांति स्तूप भी कहाँ पर है? आपको वैशाली के अंदर है। और अगर देखोगे तो लॉर्ड महावीर जो जैन धर्म के क्या है? 24वें तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर, उनका भी जो जन्म स्थान है वो कहाँ पर हुआ है? वो इसी स्थान पर हुआ है। तो बुद्धाज स्तूपा और शांति स्तूपा ये भी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? एक शांति स्तूप हमने जब नालंदा पढ़ा था तो वहाँ पे भी देखा था कि राजगीर के अंदर भी क्या है? एक शांति स्तूप बनाया गया है, ठीक है। अब अगर इससे आगे की ओर चलें तो एक जो ज़िला हमें पढ़ना है वो है हमारा पश्चिमी चंपारण। देखिए पश्चिमी चंपारण जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ज़िला हो जाता है। अगर हम बोलें कि बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला कौन सा होगा क्षेत्रफल से, तो आप क्या बताओगे? पश्चिमी चंपारण बताओगे। पश्चिमी चंपारण में ही देश का पहला किसान आंदोलन भी किया गया था। अगर आप सभी को मालूम हो तो सन 1917 ईस्वी में जो गांधी जी थे, गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन देश में कहाँ से शुरू किया है? तो इनका जो पहला आंदोलन था वो था चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है? वो आपके पश्चिमी चंपारण से ही स्टार्ट हुआ था। यहाँ से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हम लोग देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह में होता क्या ना, गांधी जी से 1916 के अंदर, 1916 में जो ये बैठक हुई थी वो कहाँ पे हुई है? वो लखनऊ के अंदर हुई थी, जिसे हम लोग लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं। कांग्रेस की बैठक कहाँ पे हुई थी? लखनऊ के अंदर हुई थी। और लखनऊ पैक्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? तो इसमें पहली घटना तो ये घटित हुई थी कि जो मुस्लिम लीग था और इंडियन नेशनल कांग्रेस था, ये दोनों साथ में आ जाते हैं और ये दोनों आज़ादी की लड़ाई अब साथ लड़ने का फैसला करते हैं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट हुआ था, जो गरम दल और नरम दल अलग अलग हो गए थे ना, वो दोनों भी क्या हो जाते हैं? साथ में आ जाते हैं। गरम दल और नरम दल अलग कब हुए थे? तो याद होगा सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। तो ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों अब साथ में आ जाते हैं। तो ये था। फिर लखनऊ के अंदर जो हुआ था तो उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आप यहाँ से याद रख सकते हो, अंबिका चरण मजूमदार। उनका नाम क्या है?
अंबिका चरण मजूमदार। ये कोई महिला नहीं है, ये पुरुष ही है। एक सवाल यहाँ से भी आप हो गया। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष, तो यहाँ पे आप बता सकते हो एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन होंगी? एनी बेसेंट होगा। अब हम बात करते हैं गांधी जी से रिलेटेड। तो चंपारण सत्याग्रह में 1916 ईस्वी में गांधी जी से मिलने के लिए किसान आते हैं जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार शुक्ल जब गांधी जी से मिलते हैं तो उन्हें वहाँ की समस्या के बारे में बताया जाता है। समस्या वहाँ क्या थी ना, एक प्रथा चलाई जाती थी जिसे हम लोग क्या बोलते थे? तीन कठिया प्रथा। तीन कठिया प्रथा के अंदर होता क्या था, एक बीघे अगर देखोगे ना तो आपके पास जितना, मान लेते हैं कि आपके पास क्या है 20 कट्ठे की ज़मीन है, तो 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है। तो 20 कट्ठे में से आपको कम से कम 3 कट्ठा ऐसा होगा जिस पर आपको क्या करना होगा, नील की खेती करनी होगी। इसी को क्या बोला जाता था? तीन कठिया प्रथा। और चंपारण सत्याग्रह में जब इनको बुलाया जाता है तो गांधी जी आते हैं कब? 1917 ईस्वी में। और जब गांधी जी 1917 ईस्वी में आएंगे तो जब ये चंपारण पहुंचने वाले थे तो इनको वहां से क्या बोला गया था कि आप क्या करो, वापस से यहाँ से चले जाओ। लेकिन जब इन्होंने वहाँ पे जांच की, जब उन्होंने यहाँ पे क्या किया, जांच करवाया, तो सच में पाया कि किसानों की स्थिति क्या है, खराब है। और किसानों की जांच के लिए अंग्रेज़ों पे दबाव डाला गया, जिसके बाद एक समिति बनती है जिसको बोलते हैं SG सलई। SG सलई समिति बनाया गया था। यहाँ तक कि गांधी जी को इसमें जहर देकर मारने का भी प्रयास किया गया था। तो एक सवाल यहाँ पे पूछा जाता है कि गांधी जी को जो इसमें बचाया गया था वो किन के द्वारा? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बटक मियाँ, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये होगा बटक मियाँ। इनके द्वारा क्या किया जाता है, गांधी जी की जान बचाई जाती है। और पहला ये आंदोलन ऐसा था जो कि क्या होता है, सफल हो जाता है। और गांधी जी का इसके बाद क्या होता है, देश में नेतृत्व जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है।